जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का A to Z ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अब तक की सबसे सुपर फास्ट वीडियो यानी 20 मिनट में 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे तेज ये वीडियो रहेगी और मैं ये कहूँगा कि ऑल चैप्टर को हमने समाहित कर लिया है। तो चलिएगा, पहले का क्वेश्चन से आगाज करेंगे। हिंदी के सभी क्वेश्चन का हम धुआं धुआं करेंगे। पहला क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ, और मैं हर बहन हर भाई से कहूँगा कि 50 में कम से कम आपका जो स्कोर होना चाहिए 28 होना चाहिए। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ये हिंदी में पूछा जाता है। कहता है कि वह बता दीजिए कि एक से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि व्यंजन कभी भी बिना स्वर के मिल नहीं सकता, बन नहीं सकता। इनकी संख्या होती है 33 होती है। और वहीं स्वरों की बात करें तो 11 होती है, और अक्षर की बात करें तो हिंदी में 52 होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सेकंड नंबर। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? जब अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो 4 असंत व्यंजन होता है, एक या एक र, एक ल, एक वा। इसमें वा दिख रहा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 4 नंबर पे। जिस समास में पूर्ण पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है? अरे भाई, पूर्व पूर्व पद गौण हो, पूर्ण पद प्रधान नहीं है, उत्तर पद प्रधान हो, तो मैं कहता हूँ दोस्तों, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। हिंदी में अगर पूछा जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो समास 6 प्रकार के होते हैं। द्विगु समास की बात करें तो इसमें संख्यावाची पद प्रधान होता है और इसमें कोई नहीं होता है, और इसमें दोनों पद प्रधान होता है। अगर यदि पूछा जाए कि समास कैसे बनता है तो समास शब्दों के मेल से बनता है, तो आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उष्म व्यंजन है? सब कुछ बताऊंगा और सबसे सुपर फास्ट होगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर टिक मार दे और आगे बढ़ गए, ये भी मैं नहीं करता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब कर लो आप। अगर आपको हिंदी डेली पढ़ना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सुपर फास्ट होने वाला है। हम हिंदी है, हम हिंदुस्तानी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उष्म व्यंजन है? तो उष्म व्यंजन 4 होता है। तो इसमें सा, और ये वाला सा, और ये हा, और ये, तो इसमें क्या हो जाएगा? ह हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उनके लिए हम कौन सा ऑप्शन ब्लॉक करेंगे दोस्तों? हम कहते हैं जब वाक्यांश या पदों को या वाक्यों को जोड़ दो तो उन्हें क्या कहेंगे? भैया, एक या एक से अधिक चीजें जुड़ती हैं तो उसे हम समुच्चय बोधक के श्रेणी में लेते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा दोस्तों, इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी सी हो जाएगा। उंगली का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? उंगली का तद्भव रूप क्या होता है? कमेंट कीजिएगा। आप देखो, उंगली पूछा है ना, इसमें क्या दिक्कत है? उंगली एक तत्सम रूप है, उंगली एक तत्सम रूप है, लेकिन इसका अगर हम तद्भव रूप देखते हैं तो वो हमारा उंगली हो जाता है। तो हम ऑलरेडी यही चीज कहते हैं कि हमारी उंगली में चोट लग गई, हमारी उंगली में ये दर्द हो रहा है, लेकिन होता क्या है? ये तत्सम होता है। तो समास समास कहते हैं। समास किसे कहा जाता है? शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। अक्षर के मेल को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। और समास को कहा जाता है शब्दों के मेल को। इसलिए समास के लिए ऑप्शन ए टिक करेंगे। अगला, क्रिया विशेषण एक भेद है। भैया तुरंत सब्सक्राइब कर ले, यदि फेफड़ा फट रहे हैं तो आप तक कुछ ना कुछ पहुंच रहा है। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण का एक भेद है। इससे क्या संबंध है? अवयव का है, विशेषण का है, निपात का है, या संपाकिका का है? मैं कहता हूं कि अव्यय का हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का है। अव्यय वो होता है जो लिंग वचन के अनुसार बदलता नहीं है। लिंग बदल लो, वचन बदल लो, कर्ता बदल लो, बदलेगा ही नहीं दोस्तों। कुछ भी करो कभी बदलेगा ही नहीं, वो अव्यय है। अगला, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुधांशु, कुबेर, एकदंत, सुधाकर। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। अगर मैं आपसे कह देता हूँ, ध्यान दो, अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि सुधाकर का अर्थ क्या होता है, तो आप यह कहोगे कि सुधाकर तो चंद्रमा कहा जाता है। अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि सुधांशु का अर्थ क्या होता है, तो सुधांशु का कहा जाता है वो भी चंद्रमा कहा जाता है। अगर मैं कुबेर बोल दूं तो कुबेर तो है ही एक दंत दयादंत, यानी एक दंत होगा। इकलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इहलोक का विपरीतार्थक शब्द बता दो, तो इसका क्या होगा? परलोक हो जाएगा। इस पे व्याख्या करने की बात है ही नहीं। वहीं उपकार का क्या हो जाएगा? तो अपकार हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं लोकोक्ति से। आए थे हरिभजन को ओटन लगे का पास। आए थे हरिभजन को ओटने लगे का पास। लोकोक्ति का सही अर्थ बता दो। ऑप्शन ए कहता है साधुओं की संगति छोड़ देना। ऑप्शन बी कहता है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाओ, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लग जाओ, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाओ। अब लोकोक्ति का मतलब ये तो है नहीं कि भजन से संबंधित हो। हाँ, लोकोक्ति का मतलब है, इनडायरेक्टली कहता है कार्य तो अच्छा करने के लिए आए थे लेकिन अन्य कार्य में लग गए।
हरि भजन करने आए लेकिन ओटने लगे, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखो भैया, कुवलय होता है, अंबुज होता है, दुनिया के जितने भी जाए वाले शब्द होते हैं सब के सब कमल के पर्यायवाची होते हैं, राज्य होते हैं। दुनिया दुनिया के जितने ज वाले कमल होते हैं तो दा वाले भी बादल होते हैं, इसलिए इसका आंसर जलद हो जाएगा। इसलिए बादल का पर्यायवाची जलद है, यानी कि ये नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद में लगकर उसे विशेष बस प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। यदि कोई अव्यय वाक्य के किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष से बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका आंसर निपात हो जाएगा। तुमको यहीं रुकना पड़ेगा, तुमको कल ही जाना पड़ेगा, जब तक मैं आ जाऊं तब तक तुम यहीं खड़े रहना। याद ये रखना है दोस्तों, जब कोई वाक्य में बल देकर कहा जाए तो वहां पे निपात का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं। वीडियो को लाइक दिल से करना, नहीं तो आप ऐसे ही देखते रहो, प्यार ही आपका काफी है। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन सी है। देखिए आप देखो, चाचा जी आते हैं, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंत्य है, और ये आते हैं तो उष्म है। तो हमसे उष्म व्यंजन पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो व्याकरण जानता है एक शब्द क्या होगा। अरे जो व्याकरण जानता है वो क्या होगा, तो कभी नहीं हो, ऑप्शन सी होगा ही नहीं। जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण करता है उसका आंसर सी बी हो जाएगा, व्याकरण। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जो पीछे जुड़ता है, शब्द के पीछे जो जुड़ता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है कृदंत और एक होता है तद्धित। का से कृदंत यानी का से क्रिया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया। तो बोलो अगला क्वेश्चन। जो युद्ध में स्तर रहता है उससे क्या होगा। जो युद्ध में स्तर रहता है उससे क्या होगा, इसका आंसर दे आप लोग। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, युधिष्ठिर। कमल के समान नयन में समास है, इसमें कौन सा समास होगा। अगर मैं कह दूं कि कमल, अब देखो कमल का समान होगा, इसका मतलब कमल नयन, इसी को तोड़कर लिख दिया। नयन का मतलब होता है आंख, जब नयन का मतलब आंख होता है तो आंख किस किस तरह की है, तो कमल के समान। अगर कमल के समान नयन है तो ये क्या है, विशेषण है, तो विशेषण है तो तुलना है, तुलना है तो विशेषण है, विशेषण है तो कर्णधारय है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि कोई चीज आंखों में गड़ रही है तो मैं कहता हूं तो वो दोस्तों मन में खटक रही है, मन में खटक रही है। आंसर नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, मन में खटकना। कोई चीजें आंखों को सुभाती है और कोई चीजें नहीं सुभाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम क्या होगा। अब उन्मूलन का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय। अगर इंग्लिश में बात करें तो डिस्ट्रॉय होता है यानी खत्म करना। इसको रिंड कर दो, एकदम से मैं कहता हूँ कि इवोलिश कर दो, उन्मूलन कर दो। पेड़ खड़ा है, पेड़ को काट दो, मतलब उन्मूलन हो गया। इसी उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। आंसर सी हो जाएगा, संश्लेषण का विशेषण। उन्मूलन का क्या होगा, कमेंट कीजिए फटाफट। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। कवित्री को कभी भी कवित्री नहीं लिखा जाता है, इसको हमेशा कवित्री लिखा जाता है। तदुपरांत को हमेशा इसको तदु करके लिखते हैं। पूजनीय में हमेशा पूजनीय होता है, पूजनीय कभी लिखनी है मत। अंत्याक्षरी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर कोई गलती से मेरा भाई या बहन कोई ऑप्शन नंबर बी मार रहा है, अगर बी आप सोच रहे हो तो कभी भी गलती से भी मत मारना, क्योंकि पूजनीय हमेशा जो हमेशा लेटर में ऐसे ही लिखते हैं, जो हमेशा गलत लिख कर आते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आपको एनसीईआरटी की बात कर लो, या बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो पूजनीय ही मानूंगा, तो मैं तो इतना ही कहूंगा आपसे, या तो आप मान लो या सर्च कर लो, दिल से जुड़ो आप और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 22 नंबर, बंदर का तत्सम रूप क्या है। बंदर का तत्सम रूप होगा, मैं कहूँगा बानर। बंदर का जब वानर हो जाएगा तो ये तत्सम, जो हमारा संस्कृत का शब्द वही तत्सम होता है, तो वानर हो जाएगा। वजाल का संधि विच्छेद होगा, वजाल का संधि विच्छेद हमें करना है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, चलो बताओ आप लोग। एक इसका 2 क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन बनेगा कि सही संधि कौन सी होगी, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि इसमें वाक जन धान आ रहा है, तो इसमें हलंत है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका, वाक जोड़ जाल।
बैठे से बगैर भली कहावत का सही अर्थ क्या होगा? बैठे से बगैर भली कहावत का सही अर्थ क्या होगा? हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, बेगार की आदत होना, बैठे बैठे बेगार होती है, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा है, बेगार की आदत ना डालना। मैं कहता हूँ दोस्तों, निरर्थक का कम लाभ का काम अच्छा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यह अलावा व्यंजन को क्या कहा जाता है? तो यह अलावा व्यंजन को क्या कहता है? इसका अंतः स्व व्यंजन होती है, इसकी संख्या 4 होती है, और उसमें व्यंजन की 4 होती है, स्पर्श व्यंजन पूरे 25 होती है। मैं कहता हूँ बिल्कुल दोस्तों 25 होती है। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? अरे कन्फर्म है, करपट जो है संस्कृत है, ये संस्कृत शब्द होगा, मतलब इसका तद्भव देखा जाए तो यह होता है कपाड़ा, और कपड़ा मतलब ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया बता दो। सकर्मक मतलब सहित, स मतलब होता है सहित, और कर्म मतलब होता है कर्म। जहाँ पे कर्म साथ में हो, कर्म सहित हो, जैसे बालक खिलौना पाकर हंसता है, इसमें हंसना कर्म नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहाँ कोई कर्म है ही नहीं। बालिका निबंध लिख रही है, यहाँ भी कर्म नहीं है। मंदाकिनी बालिका निबंध लिख रही है, यहाँ पे कलम हो रहा है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गलत करेंगे, क्यों करेंगे मैं बताता हूँ। जो नाक का बाल है, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि कष्ट देना होना चाहिए, कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन गलती मत करना। इस क्वेश्चन का आंसर अधिक प्रिय होना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि नाक में बाल है, तो क्या आपने कभी तलवार लेकर या उसके साथ लड़ाई की है क्या? नहीं। अरे भैया वो नाक में बाल है, मतलब तुम्हारे घर में बैठा है, तुम्हारे घर में बैठा है, उसका बाक बाका नहीं कर सकते, इसलिए अधिक प्रिय है। तो जब अधिक प्रिय है तो इसकी अच्छी अच्छी जगह दी जाती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। कवित्री का सही रूप क्या होगा? कवित्री का संशोधित रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, कवित्री। कवित्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची में निशी, भिवावरी, समीर, रजनी। समीर तो होगा नहीं, क्योंकि समीर वायु का होता है, और जब हवा है तो वायु समीर सभी एक ही चीज है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक का क्रिया वही होता है जहाँ पे कर्म है। हंसना कोई कर्म नहीं है, टहलना कोई कर्म नहीं, दौड़ना कोई कर्म नहीं, तो बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ पे कर्म है। जब कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई क्रम है। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका अगर सही संधि विच्छेद देखा जाए तो ऑप्शन ए जाएगा। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका आप सही मुहावरे बताएं। अगर कलेजे पर सांप लौटेगा तो इसका आंसर इस बी हो जाएगा। यथारुचि में समास कौन सा है? यथारुचि, मैं कहता हूँ कि इसमें अगर देखा जाए यथारुचि, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? यथा धन रुचि। अगर दुनिया का कोई भी उपसर्ग आ जाए, यदि दुनिया का कोई उपसर्ग आ जाए तो उपसर्ग के आगे उपसर्ग लगा है तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। इसका इसका पहचान यह है कि इसमें प्रथम पद प्रधान हो, तो आंसर सी हो जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर, इस कई बार इसका एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द वह होता है जो संस्कृत का होता है, जैसे गेहूं, गेहूं का गोधुन, गोबर का गोमय होता है, और कपड़ा का बाद कपट होता है, आग की बात करें तो अग्नि होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि इसी में होगी, इसका ट्रिक आप नोट कीजिए। अगर बीच वाले अक्षर में कोई एक मात्रा हो, अगर बीच वाले अक्षर में एक मात्रा हो तो तुरंत लॉक कर दीजिए, तो इसमें बीच वाले ऑप्शन डी हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लो, सुरेश बीच वाले में है, मुनेश बीच वाले में है, ऐसी मात्रा जिसमें होगा तो हो जाएगा गुण संधि। देवेंद्र, मुनेश, राकेश, दिनेश, सब के सब गुण संधि हो जाएंगे। जितने भी ऐसे शब्द मिलेंगे उनके ऊपर एक मात्रा हो, उस वह गुण संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, देशज, विदेशज, ये आपको 4 याद रखना है। टीटीडी भी। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्सम। निम्नलिखित में रूट शब्द कौन सा है? इसका ट्रिक क्या है? रूट शब्द जितना छोटा है उतना ही छोटा इसका ट्रिक होगा, तो इसका क्या होगा? पशु होगा। इसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता है,
पाधर्सु, इसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूट है। योग रूट का ट्रिक क्या है? योग रूट का ट्रिक लिखो। योग रूट का ट्रिक वही है जो दुनिया में बहुव्रीहि समास है। तो जलज, कुशल, विनियम, ये सब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलज हो जाएगा। निम्न में रूट शब्द कौन सा है? जैसे मैंने बताया था कि रूट सबसे छोटा हो, लेकिन यहाँ तो तीनों ऑप्शन में छोटा छोटा है, तो दूसरी टिक लगा दो। जिसका संधि विच्छेद ना हो, जिसका संधि विच्छेद ना हो वो रूट होता है। जो युग रूट ना हो, जो बहुव्रीहि ना हो, वो सारा रूट शब्द होता है। तो वैभव हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये जितने भी ज वाले शब्द हैं सब के सब कमल के पर्यायवाची हैं। तो ये बहुव्रीहि समाज है, तो ये युग रूट हो जाएंगे, तो ये तो होगा नहीं। तो वैभव, वैभव हो जाएगा आपका रूट, रूट का हो जाएगा। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा जो है संस्कृत के रूप में आता है, तो तत्सम हो जाएगा। मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है? तो मजिस्ट्रेट शब्द हमारे यहाँ का तो है नहीं, बाहर का है। अगर यह बाहर का है तो विदेशज हो जाएगा, इंग्लिश शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्या है, मतलब कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द वह है जो हमें पता ही नहीं कि कहाँ से आया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। जो शब्द हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से आया है, तो ये क्या हो जाएगा? लौटा हो जाएगा, जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं। युग रूट शब्द कौन सा है? युग रूट की क्या पहचान है? जो बहुव्रीहि हो। अब इसमें पहचानिए बहुव्रीहि कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुव्रीहि। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? अब आ जाइए यौगिक के ट्रिक। हमने रूट में देखा था सबसे छोटा, तो इसमें रूट क्या हो जाएगा? या उसका संधि विच्छेद ना कर पाओ, यौगिक इसका उल्टा होता है, मतलब कि संधि विच्छेद कर लो। जिसका संधि विच्छेद हो जाए वह यौगिक है, जिसका संधि ना हो वह रूट है। जो हो जाए वो संधि यौगिक है, और जिसका ना हो रूट है। ये भी रोड है, ये भी रोड है, ये भी रोड है। विद्यालय यानी विद्या जोड़ रहा है, तो विद्यालय हो जाएगा। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? लगभग लगभग वह समान होता है, तो समानार्थक हो जाएगा। यौगिक शब्द कौन सा होगा? फिर से आप दिमाग लगाओ। जिसका संधि विच्छेद हो जाए, जो टूट जाए, तो जलज, दिन, पाठशाला, पंकज, यानी पाठशाला, पाठ दंशाना, तो पाठशाला हो जाएगा। और आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लो। मैंने बोला था ना कि 20 मिनट, पहले ही बोल दिया था 20 मिनट तो 20 मिनट। मैं जो कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने में जाएगी। बताओ, आप ही बताओ। मैं 0 सेकंड से शुरू किया था, मुझे पता था? मुझे नहीं पता था। मुझे पूरा कंफर्म रहता है कि मुझे पूरा भरोसा रहता है अपने ऊपर और आपके ऊपर कि जो मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा इतने समय में कंप्लीट करूंगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा, उससे 1 मिनट ज़्यादा नहीं। आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द के लिए आप कमेंट करके बताएं। यौगिक शब्द के लिए आप कमेंट करके बताएं। 49 नंबर का ये सेम है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। तो यदि आप A to Z ब्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।